नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं 2025 के दूसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन का प्रभाव को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, इसके संबंध में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। अब 18 मई 2025 को कलयुग के सबसे बड़े देवता या कहें सबसे कारक ग्रह, जिनका प्रभाव कलयुग के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, छाया ग्रह हैं, धोखा दे देते हैं। जब सफलता देते हैं तो अप्रतिम सफलता देते हैं, लेकिन जब किसी का नुकसान करने पर आते हैं तो शनि देव से भी ज़्यादा घातक तरीके से नुकसान करते हैं। विनाश करके रख देते हैं बुद्धि का, धन का, परिवार का, सब कुछ। और इनके साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे केतु। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से पहले और सातवें के संबंध ही बनाते हैं। तो जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो एक साथ परिवर्तन करते हैं। पिछले 18 महीने से राहु क्रमशः गुरुदेव की राशि मीन और केतु बुध देव की राशि कन्या में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और राहु, जैसा कि मैंने कहा, वक्री चाल चलते हैं, तो 12 से एक राशि पीछे 11 यानी कि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। पिछले 52 दिनों से, जब से शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, तब से शनिदेव के साथ युति में थे। पिशाच योग का निर्माण कर रहे थे। पिशाच योग 52 दिनों से चला आ रहा था। पिशाच योग का क्या प्रभाव किस राशि पर रहता है, इसके संबंध में भी मैं आपको अपने वीडियो से जानकारी दे चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो में जाके सर्च करेंगे तो उसमें उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो राशि परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर 18 महीने तक राहु शनिदेव की कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सूर्यदेव की सिंह राशि में। अब ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है, इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में आपको बताऊं किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए नुकसानदायक है, सबसे पहले राहु और केतु के स्वभाव को समझ लीजिए। राहु क्या है? राहु इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं। इच्छाएं चाहे नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, भूख है। राहु एक तरह से। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, त्याग है। केतु एक तरह से गुरु के समान व्यवहार करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के समान। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से थोड़ा सा डिटैचमेंट करवा देते हैं, या उस भाव से संबंधित व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा उदासीन करवा देते हैं। लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित हर एक इच्छा, हर एक आकांक्षा को बलवती कर देते हैं। कुंडली के कुछ भाव हैं जहां पर राहु अत्यंत श्रेष्ठतम फल देते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जहां केतु भी श्रेष्ठतम फल देते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल देते हैं। राहु और केतु की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं, लेकिन वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक में केतु। धनु राशि में राहु नीच के होते हैं और मिथुन राशि में केतु नीच के। इसी को उल्टा कर दीजिए तो मिथुन राशि में राहु स्वराशिस्थ माने जाते हैं और धनु राशि में केतु स्वराशिस्थ माने जाते हैं। अब आने वाला ये जो समय है, इस समय में क्या क्या स्थितियां देने वाले हैं राहु और केतु का ये प्रभाव, इसके बारे में और जानकारी दूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित भी है और लग्न आधारित भी है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? चंद्र राशि, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस राशि के साथ लिखे हुए हैं, वह आपकी जन्म राशि है। और लग्न किसे कहते हैं? तो अब आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसको खोलकर देखिए पहले भाव में, पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कौन सी राशि लिखी हुई है, वही आपका लग्न है। तो आज
मैं ये राशिफल जो है वो आपके लग्न के आधार पर भी बता रहा हूं और साथ ही साथ आपकी राशि के आधार पर भी बता रहा हूं। तो आपको दोनों के आधार पर इसको देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय में आपको दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है। उसके अनुसार अगर लाभदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी, नुकसानदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी। अगर किसी को अभी राहु की महादशा ही चल रही है या अंतरदशा ही चल रही है और राहु कहीं नकारात्मक स्थिति में आ रहे हैं चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली से, तो नकारात्मकता बढ़ जाएगी। इसी के जस्ट विपरीत अगर लाभ की स्थिति में है तो लाभ भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपने लग्न के बारे में, अपनी चंद्र राशि के बारे में या अन्य ग्रह स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, समय लिखकर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इन सब चीज़ों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशिफल के आधार पर किसी अंतिम निर्णय या किसी अंतिम कार्य की परिणति पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए, मकर राशि पर साढ़े साती समाप्त हो चुकी है 29 मार्च 2025 को। तो ये जो राशिफल अब मैं दे रहा हूं ये मकर राशि और मकर लग्न दोनों के लिए दे रहा हूं। अगर आप अपने लग्न या राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अब राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं पिछले 52 दिनों से 29 मार्च से लेके 18 मई 2025 तक पिशाच योग का निर्माण हो रहा था तृतीय भाव में मकर राशि के। तो बहुत से कार्य आपको बिना वजह के करने पड़ रहे थे, पराक्रम आप कर रहे थे, लेकिन ऐसा पराक्रम भी हो रहा था जो बिना वजह का है, जिससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला, या बिना वजह के ऐसी जिम्मेदारियां आप पर आ रही थी। लेकिन अब राहु शनिदेव का साथ छोड़कर चले जाएंगे। शनिदेव की राशि कुंभ यानी कि मकर राशि या मकर लग्न के द्वितीय भाव में, और केतु पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। अब मकर राशि के लिए राहु नकारात्मक ग्रह नहीं है, क्योंकि राहु शनि देव से इन्फ्लुएंस प्लैनेट माने जाते हैं, शनि देव के प्रभाव में रहने वाले ग्रह माने जाते हैं। द्वितीय भाव क्या है? वाणी, कुटुंब, संचित धन। देखिए, यहां एक बात निश्चित है कि जन्मकालिक कुंडली में अगर राहु मजबूत बैठे हैं तो आपके संचित धन में निश्चित रूप से जबरदस्त वृद्धि होने वाली है, और ये अचानक से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी प्लानिंग के साथ हो, ये अचानक से भी हो सकती है। लेकिन राहु अगर नकारात्मक अवस्था में है तो ये वृद्धि विपरीत दिशा में भी हो सकती है, नुकसान की तरफ भी ये वृद्धि ले जा सकती है। सबसे पहले तो क्योंकि द्वितीय भाव आपकी वाणी का यानी कि आपके मुख का स्थान है, तो आपको अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर करना है। बोलते समय अत्यंत सावधानी रखनी है, क्योंकि इस समय आपकी बोली हुई बातें सत्य हो सकती हैं। तो ना तो किसी और के लिए बुरा कहें, ना स्वयं के लिए बुरा कहें। साथ ही साथ इस समय पे मदिरा, नॉनवेज, किसी भी तरह ऐसा नशा जो मुंह के द्वारा लिया जाता है, नॉनवेज और शराब, इसका सेवन अगर आप नहीं करेंगे तो हजारों समस्याओं से बचे हुए रहेंगे मकर लग्न और मकर राशि वाले, क्योंकि आपके इसी भाव में मौजूद है राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। अगर ऐसे समय में आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो राहु खराब हो जाएंगे, और राहु अगर खराब हुए तो मान कर चलिएगा आपकी संपत्ति को शून्य पर पहुंचा देंगे। हालांकि इस समय पर ऐसा ज़्यादा होगा कि ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे जो आपका पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत सावधान रहना है। वाणी इस समय पे प्रखर रहेगी। इस समय वक्ता आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस समय पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां बोली यानी कि वाणी की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको बहुत बड़ा फायदा इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के अष्टम भाव में केतु रहेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव जो है वो मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव में केतु मोक्ष कारक होते ही हैं। यहां पर बैठे हुए केतु आपके पिछले जन्म के किए हुए शुभ कर्मों का फल देने वाले होंगे। ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा
तो हो सकता है बहुत लंबे समय से जो कार्य आपके रुके हुए हैं वो कार्य इस दौरान बन जाएं। रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए लोगों को नई उपलब्धि प्राप्त होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में नए ज्ञान को प्राप्त करने की ओर आप अग्रसर होंगे। ध्यान मेडिटेशन की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। यहाँ बैठे हुए केतु कहीं ना कहीं आपको आंतरिक रूप से, अंतःकरण से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक विचारों की ओर उन्नत कर देंगे। जन्मकालिक कुंडली में अगर केतु बहुत पॉजिटिव स्थिति में है तो इस समय पे चमत्कारिक रूप से कोई विशेष ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। द्वितीय भाव में बैठे हुए राहु अपनी पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि जो डालेंगे वो षष्ठ भाव पर डालेंगे तो शत्रुओं का नाश कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति वहाँ मौजूद है, वो भी एक तरह से शत्रुओं को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहु की वहाँ पर स्वदृष्टि शत्रु हंता योग का निर्माण करेगी, ऋण हंता योग का निर्माण करेगी। राहु देव की अष्टम दृष्टि केतु के ऊपर आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगी नए विषयों को जानने के लिए, नए विषयों को समझने के लिए। दशम भाव पर राहु की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेगी। मकर राशि वालों के लिए ये पॉजिटिव ही है समय, 7.5 खत्म हुई है, लेकिन बस छोटी छोटी 2-3 शर्तें अगर आप मान लें, समझ लें तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि इन 18 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं। शराब, नॉनवेज, व्याभिचार और अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज वाली भाषा, इस पर अगर आपने कंट्रोल रख लिया तो मकर राशि वालों को श्रेष्ठतम लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब राहु का गोचर कुंभ राशि पर ही होने जा रहा है और 7.5 का अंतिम ढैया। अब जिस राशि पे राहु गोचर करते हैं और वो भी शनिदेव की राशि, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपसे थोड़े से आकर्षित भी होंगे और भयभीत भी रहेंगे। सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन कैसे सम्मान में, तो थोड़ा भय से उत्पन्न होने वाला जो सम्मान है उसकी वृद्धि यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय में आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पैदा होगी। आपकी वाणी पर क्योंकि शनिदेव का प्रभाव है तो वाणी की गंभीरता और व्यक्तित्व की मजबूती। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए गोल्डन समय, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इस समय बहुत प्रभावी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर जन्मकालिक कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, राहु की दशा, अंतरदशा या महादशा चल रही है और आपकी राशि कुंभ या लग्न कुंभ है, तो आपके लिए राहु, अगर आपने अपने आचरण पर नियंत्रण रखा, अहंकार नहीं किया या जबरदस्ती किसी को दबाने की कोशिश नहीं की, तो बहुत सारे लाभ राहु यहाँ पर दे जाएंगे। नए नए आइडियाज़ आपके अंदर पैदा होंगे। अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो नए आइडियाज़ आएंगे आपके पास। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है नौकरी को छोड़कर खुद का कार्य करने का आइडिया आपको आए और नए नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की स्थितियाँ यहाँ पर बने। लेकिन यहाँ एक समस्या आपके साथ रहेगी, आप किसी की सुनने को तैयार नहीं होंगे। आप सुनाने में तो इस समय बड़े एक्सपर्ट रहेंगे, लेकिन कोई अगर आपको सही एडवाइस कर रहा है तो आप नहीं मानेंगे। इस अहंकार को काबू में अगर आपने रख लिया तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु किसी वरदान से कम नहीं है यहाँ पर। और जन्मकालिक कुंडली में अगर राहु की अच्छी स्थिति है तो कोई शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा। रोग से मुक्ति आपको मिलेगी, व्यक्तित्व में जबरदस्त विकास होगा। कई समय से अगर आपकी कोई इच्छा, दबी हुई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने का अवसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अविवाहित लोगों के विवाह होने की संभावना यहाँ पर बनती है, लेकिन विवाहित लोगों के विवाह में समस्या आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि राहु है ना, किसी एक सेगमेंट के ऊपर पूरा असर नहीं देते। जहां अविवाहित लोगों के विवाह होने की संभावना बन रही है, वहीं विवाहित लोगों के विवाह में समस्या आने की संभावना बन रही है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। अब सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, जीवन साथी से डिटैचमेंट करवा देते हैं, पार्टनर के साथ अलगाव करवा देते हैं। तो अगर यहाँ पर केतु अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाना आपकी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। चरित्र के ईमानदार रहिए तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 के इस काल में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई शांतिपूर्ण चीज़ है, थोड़ा उपद्रव मचा कर ही देते हैं राहु फायदा। तो थोड़ा उपद्रव तो रहेगा, पर अंतोगत्वा आप अपने हर कार्य में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लाभ आपको तभी मिल सकते हैं जब जन्मकालिक कुंडली की स्थिति क्या है, दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है,
कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में नहीं जानते तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। देखिए, मीन राशि पर राशि के ऊपर ही पिशाच योग बना हुआ है पिछले 52 दिनों से, 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कुछ टेंशनें, अत्यधिक विचार, इस तरह की चीज़ें चल रही है। अब राहु राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे द्वादश भाव में। देखिए, यहाँ पर राहु मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कारक है, लेकिन कोर्ट केस मुकदमा आदि में विजय करवाते हैं, शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं, थोड़ा व्ययाधिक्य रखते हैं, धन की जो व्यय है उसको बढ़ाते हैं। 7.5 के मध्यकाल में राहु का शनि से एक घर पीछे बैठना, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत तो नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। चोरी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अचानक से किसी रोग का हो जाना, इस तरह की संभावना भी यहाँ बनी हुई है, थोड़ा सावधान रहना है। फायदा कहाँ दे रहे हैं तो मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, इन सब मामलों में लाभ दे रहे हैं आपको। विदेश यात्रा इस दौरान करवा सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक है। वो स्टूडेंट जो विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाभदायक है। कुछ लोग जो काफ़ी लंबे समय से विदेश यात्रा करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए लाभदायक है। लेकिन फिर भी सावधानी की अत्यंत यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कहा गया ना हमारे शास्त्रों में, पहला सुख निरोगी काया, तो यहाँ पर रोगों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है और चोट एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में छठे भाव में बैठे हुए केतु कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लाभ जरूर दिला रहे हैं, लेकिन गुप्त शत्रु पैदा करते हैं केतु यहाँ पे, और रोगों की संभावनाओं को भी बढ़ाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए पूरा समय बहुत ही सावधानी भरा ये बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर जन्म कुंडली में भी राहु नकारात्मक स्थिति में बैठे हैं मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए, तो और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप अपने लग्न, राशि, दशा, अंतरदशा के बारे में नहीं जानते या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो ये था 12 राशियों पर राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। इसके उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे सीधे तौर पे कोई उपाय नहीं बताऊंगा। आपको उपाय तभी बताया जा सकता है जब आपके जन्म कुंडली की जानकारी मेरे पास हो। अगर आपकी जन्म कुंडली की जानकारी होगी तो कुंडली के हिसाब से राहु और केतु के जो उपाय हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए या दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय मां शारदा।